नमस्कार दोस्तों, मैं भीष्म द्विवेदी आपका अपना ही यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्रा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है उसके लिए हम 2013 का जो अधिनियम है उससे तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इससे पहले हम लोगों ने जो है पुराना पिछले में पढ़ लिए थे 16 नंबर की जो धारा है उसमें राज्य खाद्य आयोग के गठन के बारे में, उसके आज कार्य और उनकी अग्रिम प्रक्रियाओं के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इस अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक विशेष जानकारी आपको दे दूं, मैं फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज जो है आपको भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर प्राप्त हो जाएगी। ऐप को आप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और डाउनलोड कर लें। यह जो टेस्ट सीरीज है उस पर आपको 8 टेस्ट सीरीज दिलाने को मिलेंगे, एक फ्री है और बाकी का जो है परचेस करने होंगे 60 टेस्ट का जो है, और उसका मूल्य है 199 रुपये। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की आपको समस्याएं आती है तो आप जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके सर से परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है आप ज़रूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज लगाकर स्वाकलन करें। तो अब चलिए हम सीधे अपने कोर्स की ओर चलें। राष्ट्रीय खाद्य आयोग के गठन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखते हैं राज्य खाद्य आयोग का कार्य। इसका कार्य क्या क्या है? तो मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना। फिर आपको ध्यान में रखना है हकदारियों के अतिक्रमणों की स्वप्रेरणा से या फिर शिकायत होने पर उसका जांच करना, और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। जो भी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया था उनके विरुद्ध अपील अगर किया जा सकता है तो कहाँ पर किया जा सकता है? राज्य खाद्य आयोग के पास। तो उनके विरुद्ध में अपीलों की सुनवाई करना। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। इस प्रकार के संक्षिप्त में आपने देखा कि राज्य खाद्य आयोग के कार्य हो गए। अब देखते हैं कि राज्य जो खाद्य आयोग है उनके सदस्य होते हैं अध्यक्ष, सदस्य सचिव। इनको पद से किस स्थिति में हटाया जा सकता है? पहला, जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णित किया जा चुका है, इनको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन बनता है कि शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थता की स्थिति में उनको पद से हटाया जा सकता है। और स्थिति क्या बनती है? अपराध सिद्ध है तो भी उससे पद से हटाया जा सकता है। और चौथी स्थिति देखें, जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी, तो ऐसे दशा में भी उसको पद से हटाया जा सकता है। पांचवा कंडीशन देखें, अपने पद का अगर दुरुपयोग किया जाए उसके द्वारा तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य सचिव, उनको पद से कैसे हटाया जाता है, इनका विधान। अब देखते हैं हम आगे की धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 में क्या बताया गया है? राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य कर्मचारी वृंद का वेतन और भत्ते, इसके निर्धारण के बारे में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य कर्मचारी वृंद का वेतन और भत्ते राज्य सरकार जो व्यवस्था करेगी उनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है धारा 17 में। धारा नंबर 18, इसमें क्या है? राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना, इस बात का उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करके राज्य आयोग के रूप में उनके कार्यों के संचालन के लिए, उनके कृत्यों के संचालन के लिए किसी आयोग या निकाय की जो है नियुक्ति कर सकता है, उसे शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके बारे में दिया गया है कि राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना, ये मिलता है आपको धारा 18 में। तो राज्य सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा जो है राज्य जो खाद्य आयोग है उसके रूप में कार्य करने हेतु क्या कर सकती है? अभिहित किया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है किसी आयोग को या किसी निकाय को। चलिए अब हम अगली धारा देखें, धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 में क्या प्रावधान है? संयुक्त राज्य खाद्य आयोग, इसके बारे में वर्णन मिलता है। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग
ये कैसे होता है? तो केंद्रीय सरकार अनुमोदन से, किससे? अनुमोदन से। कौन सी सरकार? तो केंद्रीय सरकार अनुमोदन से 2 या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा। ये यहाँ पर जानकारी मिलता है कि अनुमोदन से क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा। इनसे प्रश्न बनते हैं कि संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का अवधारणा कहाँ पर है? तो धारा 19 में। और संयुक्त राज्य खाद्य आयोग जो है, इससे मतलब क्या है ये पूछें तो आप बताएंगे 2 या अधिक राज्यों का एक संयुक्त क्या है? ये उपक्रम है। तो राज्य, इसी को आप बताना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त खाद्य आयोग होता है। इसको दिया जा सकता है कि केंद्र प्लस राज्य का संयुक्त खाद्य आयोग बनेगा, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है 2 या 2 से अधिक राज्यों का। आगे देखते हैं धारा नंबर 20। जो राज्य आयोग है उसकी शक्तियाँ इसमें दी गई है, जांच से संबंधित शक्तियाँ। तो इसमें क्या है? किसी व्यक्ति को समन और हाजिर करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना इसमें सम्मिलित है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ये हो गए इनके कार्य, शक्तियाँ। अब इनके शक्तियों के बारे में फिर प्रश्न बनाया जा सकता है कि शक्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं इनमें और सम्मिलित है। जैसे समन और हाजिर करना लिखा है, तो समन और हाजिर ना करना अगर लिख दिए तो इस प्रकार से ना शब्द, या फिर ये वाला बन गया किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण लिखा है, इसको अगर बना दिया जाए आप प्रकटीकरण करना और पेश किया जाना, तो ये फिर निकल जाएगा यहाँ से। आपको ध्यान में रखना है किसी व्यक्ति को समन और हाजिर करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, इसको ना करना अगर बना दिया जाए तो ये निकल जाता है पॉइंट से, जबकि करना है साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ये इनके शक्तियों में सम्मिलित है और ये धारा 20 में आपको प्राप्त होता है। अब देखते हैं धारा 21, रिक्तियों आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य ना होना। ये कौन सी दशा है जहाँ पर इनके द्वारा जो रिक्तियों आदि के कारण अगर राज्य आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य ना होना, किस दशा में अविधिमान्य नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। यही प्रश्न बन जाता है कि रिक्तियों आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य ना होना किस धारा में है? तो धारा नंबर 21 में है, आपको याद रखना है। अब देखिए कौन कौन सा कंडीशन बन रहा है। राज्य आयोग में कोई रिक्ति है, उसके गठन में त्रुटि है, तब भी उसको अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। नियुक्ति में कोई त्रुटि है, उनके चाहे सदस्य हो या अध्यक्ष हो। अब देखिए तीसरा कंडीशन, राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती। राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती। ये इतने जो कंडीशन बनते हैं वो रिक्तियों आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य ना होना है। तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं, ये लिख दिया जाएगा कि किस धारा में, तो आप धारा बताएंगे। अविधिमान्य नहीं है तो आप इसको पढ़ करके आपका ऑब्जेक्टिव जैसे बनाया जा सकता है कि 1 और 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जैसे बना दिए कि 1, फिर आपका 2 और 1 और 3, ऑप्शन सी बना दिए 1, 2 और 3। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो आप जो है ये कन्फर्म रखें कि राज्य आयोग में कोई रिक्ति है, उसके गठन में त्रुटि है, नियुक्ति में कोई त्रुटि है, राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है
जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती। इन कंडीशन में अविधि मान्य ना होना बताया गया है। अब इसी में फिर प्रश्न बनता है कि राज्य आयोग की कार्यवाहियों का जो अविधि मान्य ना होना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न इनको दिया जाएगा और कहीं पर जैसे लिखा है यहाँ पर कि राज्य आयोग में कोई रिक्ति है लिखा है तो नहीं है बनाया जा सकता है, उसके गठन में त्रुटि नहीं है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर त्रुटि है वाला तो ये इसमें सम्मिलित होता है और नहीं डाल दिया गया तो इससे बाहर हो जाएगा। तो आपको ऐसे छोटे छोटे बातों को आप पढ़ते समय और विशेष ध्यान रख करके पढ़ेंगे ताकि आपको परीक्षा हाल में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज लगा करके आप जब अध्ययन करते जाते हैं और पाते हैं कि नहीं यहाँ पर हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो उस दशा में आप क्या करें, उसको और बेहतर ढंग से तैयारी करें ताकि आपको परीक्षा हाल में किसी प्रकार की द्विधात्मक स्थिति ना बने। चलिए अब देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है, धारा नंबर 22। धारा नंबर 22 केंद्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन किया जाना। ये उल्लेख मिलता है धारा 22 में कि जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से क्या करेगी, खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन करेगी। तो ये उल्लेख मिल जाता है आपको धारा 22 में। धारा नंबर 23 में देखते हैं तो धारा नंबर 23 केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना। जैसे राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की कमी हो गई, नहीं दे पाए, तो उस समय में क्या किया जाएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये उल्लेख मिलता है आपको धारा नंबर 23 केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना। अब देखते हैं अध्याय नंबर 9 धारा नंबर 24 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनिटर किया जाना। ये कहाँ पर उल्लेख मिलता है आपको, धारा नंबर 24 में कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनिटर किया जाना। अध्याय नंबर 10 में आ जाइए। अध्याय नंबर 10 धारा नंबर 25 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाना। ये कहाँ पर मिलता है उल्लेख आपको, धारा नंबर 25 स्थानीय जो प्राधिकारियाँ हैं तो स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन। ये कहाँ पर है, अध्याय 10 में धारा नंबर 25 में। अब देखते हैं धारा नंबर 26 स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं। तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या राज्य सरकार के कोई विभाग हो, मंत्रालय हो, उनसे जो भिन्न भिन्न योजनाएं स्कीम निकाली गई हैं उनको क्या करना, संचालित कराने के लिए स्थानीय जो प्राधिकारी हैं वो बाध्यताएं, तो वहाँ पर बाध्य हैं, उनका उत्तरदायित्व होगा। ये उल्लेख मिलता है आपको धारा नंबर 26 में कि स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उनकी बाध्यताएं होंगी, धारा नंबर 26। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं किस धारा में है, तो आपको बताने होंगे धारा नंबर 26 में है। चलिए अब हम देखते हैं धारा नंबर 27 अध्याय 11। तो धारा नंबर 27 में क्या बताया गया है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण। क्या बताया गया है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो अभिलेख होंगे उनका प्रकटीकरण के बारे में बताया गया है कि सार्वजनिक शो होंगे ये। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण, ये धारा नंबर 27 में है। अब देखते हैं धारा नंबर 28 सामाजिक संपरीक्षा कराया जाना। तो इसमें क्या बताया गया है कि सामाजिक संपरीक्षा कराया जाना का उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक जैसे राज्य सरकार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी या निकाय के द्वारा उचित मूल्य की जो दुकान है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक संपरीक्षा करवाया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, इसमें स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से भी जो है सामाजिक संपरीक्षा कराया जा सकता है। तो ये मिलते हैं आपको उल्लेख धारा नंबर 28 सामाजिक संपरीक्षा कराया जाना। अब देखते हैं धारा नंबर 29
सतर्कता समितियों का गठन। तो सतर्कता समितियों का गठन का उल्लेख किस धारा में मिलता है? तो धारा नंबर 29। यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखना रहता है कि स्थानीय प्राधिकारियों, ST SC जो जाति के हैं पर और स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों को सम्यक प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाना चाहिए, जो सतर्कता समिति है उसमें। तो सतर्कता समितियों का गठन धारा नंबर 29 में उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं अध्याय नंबर 12 और धारा नंबर 30। दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, यह व्यवस्था किस धारा में है? तो धारा नंबर 30 में है। क्या? दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा। धारा नंबर 31। धारा नंबर 31 में ये बताया गया है, खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय। क्या बताया गया है? तो खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो धारा नंबर 31 में। चलिए अब हम देखते हैं अध्याय 13। इसमें क्या लिखा है? धारा नंबर 32 अन्य कल्याणकारी स्कीमें, इसके बारे में बताया गया है। धारा नंबर 33 इसमें देखते हैं तो शास्तियों को उल्लेख मिलता है। यदि लोक सेवक या प्राधिकारी राज्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश अनुतोष को उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो वह दायी होगा। कितने जुर्माने का? तो 5,000 रुपये का। ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ये लिखा जाएगा कि शास्त्रियों के अंतर्गत इसका उल्लेख है। यदि लोक सेवक या प्राधिकारी राज्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश अनुतोष को उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो वह दायी होगा। कितने हज़ार रुपये का? तो 5,000 रुपये का दायी होगा। इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं धारा नंबर 34 न्याय निर्णयन की शक्तियाँ, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो धारा नंबर 34 में है। धारा नंबर 35 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्योजन की शक्तियाँ। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्तियाँ किस धारा में है? तो धारा नंबर 35। और धारा नंबर 36 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, ये किस में बताया गया है? तो धारा नंबर 36 और धारा नंबर 37 देखें। अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति, अगर कोई अनुसूची में इनको संशोधन करना है तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है अधिसूचना जारी करके, और जो अधिसूचना जारी की जाती है उसके प्रति संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। तो ये हो जाता है आपका धारा नंबर 37 अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति। तो इस प्रकार आप धारा को पूरे याद करते जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो उस ढंग से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए अब देखते हैं धारा नंबर 38। इसमें क्या है? धारा नंबर 38 केंद्रीय सरकार के निर्देश देने की शक्तियाँ। तो इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकार किस प्रकार से मार्गदर्शन देगी, निर्देश देगी। इसका जो उल्लेख मिलता है कहाँ पर है? धारा 38 में केंद्रीय सरकार के निर्देश देने की शक्ति। अब धारा नंबर 39 देखें तो नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, इसका उल्लेख मिलता है। केंद्रीय सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति उसका उल्लेख कहाँ पर है? तो धारा नंबर 39। जैसे माताओं को प्रसूति फ़ायदा उपलब्ध कराने हेतु नियम, हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का संदाय, लक्षित लाभार्थियों को उनके खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करना, इस संबंध में नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? धारा नंबर 39 में। अब देखते हैं धारा नंबर 40 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार को भी शक्ति है नियम बनाने की, तो वो किस में उल्लेख है? तो धारा नंबर 40 में उल्लेख है। जैसे पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापना, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत निवारण अधिकारी की सेवा, शर्तों के संबंध में नियम बनाना, सतर्कता समितियों की संरचना, ये जो हैं जितने भी तथ्य हैं उन सब के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार ये जो नियम बनाती है उसको राज्य विधानमंडल
या विधान परिषद है उनके समक्ष रख देती है। जैसे यहाँ पर अगर केंद्र सरकार जो भी नियम बनाए तो उसे संसद के समक्ष रखना होता है, वैसे इसे विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। तो ये इनके नियम बनाने की शक्ति हो जाती है राज्य सरकार की धारा नंबर 40 में। धारा नंबर 41 स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध। तो और क्या बताया गया है, स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध, ये कहाँ पर प्राप्त होता है, तो धारा नंबर 40 में। चलिए अब देखते हैं धारा नंबर 42 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ये है केंद्र सरकार के पास। तो डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास। अब है धारा नंबर 43 संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, धारा नंबर 43। धारा नंबर 44 अपरिहार्य घटना जैसे भूकंप, बाढ़ आदि हो जाते हैं उस समय का जो है प्रावधान यहाँ पर मिलता है, अपरिहार्य घटना, इसके संबंध में धारा नंबर 44। धारा नंबर 45 निरसन और व्यावृत्ति, निरसन और व्यावृत्ति, धारा नंबर 45। तो इस प्रकार से जो आपका है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इनके समस्त धाराओं को जो है हमने अध्ययन करने का एक प्रयास किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने से और बेहतर ढंग से अध्ययन करें ताकि ये जो परीक्षा है आप आसानी से निकाल सकें, आप इस परीक्षा में आसानी से जो है सफलता अर्जित कर सकें। थोड़ा मेहनत कीजिए, धारा में कन्फ्यूजन ज़रूर है, सब धारा वैसे वैसे लगते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े जैसे अध्ययन करते जाओगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। करत अभ्यास जैसे जैसे होगा फिर आपकी जो भ्रांतियाँ वो दूर होते जाएंगी। तो अच्छे से नियमित रूप से पढ़िए और बेहतर ढंग से पढ़िए, तो आपको सफलता जो है निश्चित प्राय है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।